गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 सीडीपी सेक्शन के पीवाईक्यू, जिसका एग्ज़ाम 7 फरवरी 2026 को हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़े। अभिकथन ए खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उसके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि टीचर की स्टेरियोटाइपिंग, रूढ़िबद्धता स्टूडेंट की ग्रोथ और पोटेंशियल को रोकती है, हिंडर करती है, जिसके कारण बच्चों की क्षमता और उसके विकास पर सीधा नेगेटिव असर पड़ता है। कारण आर, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। ये भी सही है, क्योंकि टीचर के सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लिसिट बायसेस, अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं जो बच्चों की स्किल और बिहेवियर को जज करने का एटीट्यूड बनाते हैं, जिसके कारण टीचर अनजाने में बच्चों को अपने बायसेस के नज़रिए से देखते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। जब किसी छात्र का लेखन खराब या अस्पष्ट होता है तो शिक्षक अनजाने में उस एक नकारात्मक विशेषता के आधार पर उसकी पूरी बौद्धिक क्षमता का आकलन कर लेते हैं। मनोविज्ञान में इसे हॉर्न इफेक्ट कहा जाता है। इसके विपरीत सुंदर लिखावट को अक्सर गलत तरीके से उच्च बुद्धिमत्ता और योग्यता का पैमाना मान लिया जाता है। ठीक है। शिक्षकों पर अत्यधिक कार्यभार और कम समय में अधिक कॉपियां जांचने का दबाव होता है। इस मानसिक दबाव के कारण वे अवचेतन रूप से अपने पुराने अनुभवों या सामाजिक धारणाओं के आधार पर त्वरित निर्णय लेने लगते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि लेखन की समस्या किसी शारीरिक कारण या विशिष्ट अधिगम और क्षमता जैसे डिस्ग्राफिया की वजह से भी हो सकती है। इन रूढ़िवादी धारणाओं के कारण शिक्षक उस छात्र से अपनी शैक्षणिक अपेक्षाएं कम कर देते हैं। जब शिक्षक का दृष्टिकोण नकारात्मक या सीमित हो जाता है तो छात्र को आवश्यक प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसका सीधा और प्रतिकूल असर छात्र के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उसके सर्वांगीण विकास पर पड़ता है। Which of the following is not a way to promote diversity in the classroom? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? कौन सा एक तरीका नहीं है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना गलत है। अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना सही है। पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभवों को शामिल करना सही है। विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। रूढ़िबद्धता के आधार पर अपने व्यवहार को ढालना एक नकारात्मक अभ्यास है जो पक्षपात और पूर्वाग्रहों को बढ़ावा देता है, जिससे वास्तविक विविधता और समावेशन में बाधा आती है। Which of the following is the correct match of learning disability and challenge
कॉज्ड बाय इट। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और उसके कारण होने वाली चुनौतियां का सही मेल कौन सा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया संख्याओं और गणितीय संक्रियाओं की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। नहीं, गलत है ये। गति समन्वय वैकल्य डिस्प्रेशिया ठीक से एक सुन व बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह भी गलत है। पुनज वैकल्य डिस्कैल्कुलिया पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है। यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। यही सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया एक विशिष्ट न्यूरोलॉजिकल अधिगम और क्षमता है जो मस्तिष्क के भाषाई प्रसंस्करण और सूक्ष्म पेशीय कौशल के तालमेल को प्रभावित करती है। इसके कारण व्यक्ति में वर्तनी की अशुद्धि, विचारों में लिखित रूप देने में असमर्थता और अक्षरों के आकार, बनावट और वर्तनी को सही ढंग से प्रबंधित करने में गंभीर व अस्थायी कठिनाई होती है, जिससे हस्तलेखन अत्यधिक अस्पष्ट और विकृत हो जाता है। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक भाषा आधारित अधिगम और क्षमता है जो मुख्य रूप से किसी व्यक्ति की शब्दों को पढ़ने, उनकी सही पहचान करने, वर्तनी लिखने और भाषा प्रसंस्करण की क्षमता को प्रभावित करती है। डिस्प्रेशिया गति समन्वय वैकल्य डिस्प्रेशिया एक तंत्रिका संबंधित विकार है जो मुख्य रूप से व्यक्ति के शारीरिक समन्वय, संतुलन और गामक योजना कौशल को प्रभावित करता है। इसके कारण रोजमर्रा के शारीरिक कार्यों और गतियों को सही ढंग से करने में कठिनाई होती है। पुनज वैकल्य डिस्कैल्कुलिया एक विशिष्ट भाषा रहित न्यूरोलॉजिकल अधिगम और क्षमता है जो मस्तिष्क के संख्या प्रसंस्करण तंत्र को प्रभावित करती है। इसके कारण व्यक्ति में संख्या बोध की कमी हो जाती है, जिससे वे संख्याओं को समझने, गणितीय चिन्हों को पहचानने, मानकीकृत गणनाएं करने और समय या दूरी का अनुमान लगाने में गंभीर व अस्थायी कठिनाई होती है। स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विथ ऑटिज्म सो इज एट स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। फैमिलियर और प्रेडिक्टेबल रूटीन्स का पालन करने में, गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में, अजनबियों के साथ संवाद करने में, बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। फैमिलियर और प्रेडिक्टेबल रूटीन्स का पालन करने में ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑटिज्म एक आजीवन चलने वाला न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकार है। यह कोई बीमारी नहीं है, बल्कि तंत्रिका तंत्र के विकास और कार्य करने का एक अलग तरीका है। इसके कारण व्यक्ति को परस्पर बातचीत करने, सामाजिक संबंध बनाने और लचीले व्यवहार में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसे स्पेक्ट्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण और तीव्रता हर व्यक्ति में अलग अलग रूप में दिखाई देते हैं। Which of the following statements is not correct about gifted children? प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं।
जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। ये गलत है। बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की अक्षमता भी हो सकती है। बिल्कुल सही है। बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। और ये गलत ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक वह विद्यार्थी है जो उच्च सामान्य बुद्धि, आमतौर पर 130 प्लस आईक्यू से युक्त होता है और जिन्हें असाधारण जन्मजात क्षमता, उच्च सृजनात्मक और कार्य के प्रति उच्च प्रतिबद्धता का संयोजन पाया जाता है। ऐसे बच्चे तीव्र अधिगम गति, उच्च स्तरीय अमूर्त चिंतन और विकास में असमानता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए उन्हें अपनी आंतरिक क्षमताओं को पूर्ण रूप से निखारने के लिए नियमित स्कूल के अतिरिक्त संवर्धित पाठ्यक्रम, इनरिच कैरिकुलम तथा चुनौतीपूर्ण कार्यों की आवश्यकता होती है। एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण, इसे ही क्या बोलते हैं? असेसमेंट एज लर्निंग। ऑप्शन नंबर 1 अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। बिल्कुल नहीं, गलत है। ये एक सार्थक गतिविधि होता है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। नहीं, गलत है। ये विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में बाधा डालता है। गलत है। तो सही हो जाएगा ये। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण करना सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह उनकी दीर्घकालिक स्मृति को मजबूत करता है। जब छात्र अपनी गलतियों को खुद पहचान कर सुधारते हैं तो उनके वैचारिक भ्रम दूर होते हैं। वे रटने के बजाय सही अवधारणा को गहराई से समझते हैं। ओके। यह सकारात्मक गतिविधि छात्रों की अपनी सोच को परखने की क्षमता, अधिसंज्ञान को बढ़ाती है, जिससे भविष्य में गलतियां दोहराने की संभावना कम हो जाती है और उसका ज्ञान अस्थायी बनता है। ओके। Which of the following statement is correct regarding declarative knowledge and procedural knowledge? घोषणात्मक ज्ञान और परिक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोसीजरल नॉलेज आमतौर पर कार्यविधि उन्मुक्त होता है। सही है ये। प्रोसीजरल नॉलेज किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। ये प्रोसीजरल नॉलेज नहीं बताता है, डिक्लेरेटिव नॉलेज बताता है। गलत हो गया ये। घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे करनी है। नहीं, जो कैसे करनी है ये तो प्रोसीजरल नॉलेज बताता है, डिक्लेरेटिव नॉलेज नहीं बताता। ये भी गलत हो गया। इसमें होता है नोइंग वाट। ठीक है। घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। इसमें होता है नोइंग हाउ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रोसीजर नॉलेज, नोइंग हाउ, यह किसी विशिष्ट कार्य, क्रिया को करने या कौशल का उपयोग करने के तरीके
के ज्ञान को संदर्भित करता है। यह चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप तरीके से काम करता है, जो इसे स्वाभाविक रूप से कार्यविधि उन्मुक्त बनाता है, प्रोसेस ओरिएंटेड बनाता है। उदाहरण के लिए साइकिल चलाना, कैलकुलस का प्रॉब्लम सॉल्व करना या खाना पकाने की विधि। डिक्लेरेटिव नॉलेज, नोइंग व्हाट, यह स्मृति में संग्रहित स्पष्ट जानकारी, स्थिर तथ्यों, फैक्चुअल नॉलेज जिसे कहते हैं, विचारों और अवधारणाओं को संदर्भित करता है, जिन्हें बोला या लिखा जा सकता है। उदाहरण हिस्टोरिकल डेट्स, साइंटिफिक फार्मूलाज एंड डेफिनेशंस। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका टेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में खाली जगह समय लगता है और वे खाली जगह अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब हम कोई ऐसी चीज़ सीखते हैं जो हमारे पुराने ज्ञान स्कीमा में फिट नहीं बैठती, तो हमारा दिमाग असहज महसूस करता है। उसे पियाजे ने असंतुलन कहा। हमारे संज्ञान को पुराने धारणाओं को बदलना पड़ता है और यह बिल्कुल नया फोल्डर स्कीमा बनाना पड़ता है। किसी चीज़ को समझने की कोशिश करना, अपनी सोच बदलना और सफलतापूर्वक मानसिक संतुलन की स्थिति तक पहुंचना दिमाग में मजबूत न्यूरल कनेक्शन बनाता है। ठीक है, यह रटना नहीं है। जानकारी आपकी संज्ञानात्मक संरचना का एक अस्थायी हिस्सा बन जाती है। वह ज्ञान जो आपके सोचने के तरीके को बदल दे, उसे भूलना बहुत कठिन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। सही है, बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं। जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपने प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। कारण भी सही हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बच्चे को उसके सीखने के लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना पूरी तरह से सत्य है। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि जब छात्र अपने स्वयं के काम का आत्म मूल्यांकन करना सीख जाते हैं, तो वे खुद को बेहतर बनाने और अपनी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए इस समझ का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। कारण इसलिए यह स्पष्ट है कि बच्चे को लक्ष्य उन्मुख प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना ही उनमें आत्म मूल्यांकन की क्षमताओं को विकसित करता है, जिससे अभिकथन और कारण दोनों सत्य साबित होते हैं और यह स्थापित होता है कि कारण अभिकथन की बिल्कुल सटीक व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 10। इन गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच ऑफ लर्निंग, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में विद्यार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। सही है। शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं। गलत है।
शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना विद्यार्थियों को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। गलत। किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। गलत। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निर्देशित खोज उपागम एक पूरी तरह से छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इस पद्धति में शिक्षक की भूमिका एक तनाशाह की नहीं बल्कि केवल एक मार्गदर्शक या सुगमकर्ता की होती है, जो बच्चों को सीधे उत्तर बताने के बजाय केवल आवश्यक संकेत और सही दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है। जब बच्चे खुद प्रयोग करके, सोचकर और निष्कर्ष निकालकर किसी नियम या सिद्धांत को खोजते हैं, तो वह सीखा हुआ ज्ञान उसके दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ जाता है। यह उपागम बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को पूरी तरह खत्म करता है और उनमें वास्तविक समझ के साथ साथ समस्या समाधान की अद्भुत क्षमता को विकसित करता है। ठीक है। Which of the following strategies is not effective while developing conceptual understanding in children? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर 3, विविध संदर्भों में उदाहरण की एक विशिष्ट श्रृंखला प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 4, अवधारणा क्या नहीं है या दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना। ये सही है, ये सही है, ये सही है और गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आस्किंग स्टूडेंट टू मेमोराइज द डेफिनेशन एज इट इज। An active middle school classroom should be founded on the theoretical principle of। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा इसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए। सामाजिक रचनावाद सही है। मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस, मनोगत्यात्मकता, व्यवहारवाद ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। साइको एनालिसिस और साइको डायनामिज्म किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉइड। व्यवहारवाद में कौन कौन आते हैं? इवान पैवलोव, स्किनर, जेबी वॉटसन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सामाजिक रचनावाद या सिद्धांत लेवाइगोस्की द्वारा विकसित बताता है कि सीखना एक सक्रिय और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। छात्र सामाजिक बातचीत, चर्चाओं और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, जो इसे एक सक्रिय कक्षा के लिए एक आदर्श आधार बनाता है। व्यवहारवाद या छात्र नेतृत्व वाले सक्रिय सीखने के बजाय निष्क्रिय, अनुकूल, दोहराव और पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करता है। साइको एनालिसिस और साइको डायनामिज्म ये अचेतन मन और व्यक्तित्व विकास से संबंधित है, ना कि कक्षा के सीखने के ढांचे से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एसर्शन ए, सहानुभूति या समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए
एसर्शन ए क्या बोल रहा है? एम्पैथी डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट अदर्स हैव फीलिंग एंड टू गेज देयर फीलिंग्स। सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी भावनाओं का अनुमान लगाने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो एसर्शन सही है और इसका कारण देखते हैं। क्योंकि भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। गलत है, क्योंकि एक दूसरे से संबंधित होता है। तो ए सही, आर गलत। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। A middle school teacher can enable students become strategic, self-motivated learners by एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वप्रेरित विद्यार्थी बनाने में किस प्रकार सक्षम बन सकता है? ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवाकर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, गलत है। सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर, बिल्कुल गलत है। छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके, हाँ ये सही है। पूरे किए गए प्रत्येक कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के रिइंफोर्समेंट प्रदान करके, गलत है। पुनर्बलन देने से, रिइंफोर्समेंट देने से बच्चों का परफॉर्मेंस शुरुआत में तो बढ़ जाएगा लेकिन बाद में यह घट जाएगा। यह तरीका लंबे समय के लिए प्रभावी नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है कि बच्चे को हर छोटे काम के लिए बार बार पुरस्कार देने से उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा कम हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Encouraging students to develop their metacognitive knowledge and skills। अधिसंज्ञान का अर्थ है अपनी सोच के बारे में सोचना। इन कौशलों को विकसित करके छात्र अपनी सीखने की प्रक्रिया की योजना बनाना, उसकी निगरानी करना और उसका मूल्यांकन करना सीखते हैं, जो रणनीतिक और स्वप्रेरित बनने की नींव है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्लीफाइज इंट्रिंसिक मोटिवेशन? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? देखते हैं कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, गलत है, क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो होता है खुद के एंजॉय के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 2, दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, गलत। दूसरों के लिए नहीं करना, खुद के लिए करना है। ऑप्शन नंबर 3, बाहरी पुरस्कारों से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, गलत है। व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मोटिवेशन ड्रिवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट of the task. I have already discussed this in the previous section, and to be honest this question look quite easy. You can easily figure it out just by looking at the options. However, you should always keep in mind the core difference between internal and external motivation. All right, let's move forward. Which debate is highlighted in the following question? Does an individual's biologically determined sex bring with it all the characteristics that define one's socially constructed genders? क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? विकास का स्थिर और स्थिर दृष्टिकोण नहीं है। योग्यता का अटल वृद्धिशील दृष्टिकोण नहीं है। प्राकृतिक परिवेश का विकास पर प्रभाव, हाँ बिल्कुल सही है। विकास का निरंतर विक्षीण दृष्टिकोण नहीं है। ये क्या है? नेचर वर्सेस नर्चर।
क्या है ये? नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर क्या है? जेनेटिक फैक्टर। और नर्चर क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेचर नर्चर इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट। जैविक लिंग अनुवांशिकी प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर पर्यावरणीय अनुकूलन और समाज परिवेश को दर्शाता है। यह बहस इस बात को संबोधित करती है कि जीव विज्ञान किस हद तक सामाजिक भूमिकाओं को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 17, ए मेजर डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग ब्लैंक इन द सर्च फॉर आइडेंटिटी पर्सनल सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशनल। ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया, ये एडोलेशन है। ये मिडिल एडल्टहुड नहीं होगा, मिडिल चाइल्डहुड नहीं होगा, अर्ली चाइल्डहुड नहीं होगा, क्या होगा? एडोलेशंस। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन्स स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम का चरण किशोरावस्था के दौरान होता है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का पता लगाते हैं और स्वयं की भावना विकसित करते हैं, विशेष रूप से व्यक्तिगत यौन और व्यावसायिक पहचान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, अभिकथन ए, बच्चे समाज के मूल्यों और मापदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीकों से सीखते हैं। असर्शन तो सही है। असर्शन ए का कारण आर देखते हैं। समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। यह तो गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ए सही लेकिन आर गलत। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह अभिकथन बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चे समाज के मूल्यों और नियमों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से सीखते हैं। जहां वे प्रत्यक्ष रूप से माता पिता या शिक्षकों की सीधी सीख से ज्ञान पाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से केवल दूसरों के व्यवहार को देखकर अनजाने में बातें आत्मसात करते हैं। इसके विपरीत दिया गया कारण पूरी तरह गलत है क्योंकि समाजीकरण कोई साधारण या सरल प्रक्रिया नहीं बल्कि यह एक अत्यंत जटिल और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति केवल रीति रिवाज को आगे नहीं बढ़ाता बल्कि सामाजिक मापदंडों को अपने भीतर उतारता है और खुद की पहचान का विकसित करता है। ठीक है। As per Jean Piaget's theory of cognitive development, which of the following abilities distinguishes formal operational thinking from concrete operational thinking? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वह सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। सिंबॉलिक प्ले ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। कंजर्वेशन ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है और एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक ये आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर और यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अमूर्त तर्क। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में अमूर्त तर्क औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है। जहां मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे भौतिक मूर्त वस्तुओं को घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकते हैं, वहीं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे काल्पनिक स्थितियों प्रतीकों और अमूर्त अवधारणाओं के बारे में भी तर्क कर सकते हैं। ठीक है। A significant critics of Jean Piaget is that he failed to adequately consider the influence of blank on development.
जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर खाली जगह के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल रहे हैं। एक्सपीरियंस के बारे में गलत, क्रिया एक्टिविटी के बारे में गलत, मैचुरेशन के बारे में गलत, कल्चर के बारे में हाँ। जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में कल्चरल फैक्टर को इग्नोर कर दिया था और यही इनका क्रिटिक्स है। जीन पियाजे के सिद्धांत जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ व्यक्तिगत अंतःक्रिया पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संदर्भ और संस्कृति द्वारा निभाए जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका की अनदेखी करने के लिए अक्सर उनकी आलोचना की जाती है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर? ठीक है, देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, अनफोल्डिंग प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, नहीं ये गलत है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कंसिडरेशन ऑफ परसेप्शन ऑफ अदर, ये भी गलत है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, अवॉइडेंस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ सही है ये। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटर नंबर्स, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, बुरे परिणामों से बचाव, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के इस पहले चरण में किसी व्यक्ति का नैतिक निर्णय सीधे तौर पर किसी कार्य के भौतिक परिणामों पर आधारित होता है। वे विशेष रूप से सजा या बुरे परिणामों से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन स्टेज 4 कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों का पालन करने और कर्तव्य निभाने से संबंधित है, ना कि मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कायम रखने से। यह स्टेज 6 से बिलोंग करता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज 5 सामाजिक अनुबंध उन्मुखीकरण आपसी समझौतों और अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है, ना कि दूसरों की धारणा पर ध्यान देने से। यह चरण 3 के अंतर्गत आता है। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन स्टेज 3 अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण स्वीकृति प्राप्त करने और अच्छा बनने से संबंधित है, ना कि अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा करने से, जो चरण 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की आर सिमिलर इन देयर बिलीफ दैट। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? बताओ कौन सी मान्यता समान है। ऑप्शन नंबर 1, संस्कृति का सीखने पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ये गलत है क्योंकि इसे सिर्फ लेव वाइगोस्की ने बताया है, जीन पियाजे ने नहीं। बच्चों का विकास चरणों में होता है, ये भी गलत है क्योंकि यह जीन पियाजे से बिलोंग करता है, लेव वाइगोस्की से नहीं। बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, हाँ ये सही है। भाषा संज्ञान को प्रभावित और निर्धारित करती है, यह भी गलत है क्योंकि जीन पियाजे का मानना था कि विचार भाषा से पहले आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की दोनों ही रचनावादी माना जाता है। वे इस मौलिक विश्वास को साझा करते हैं कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं है, बल्कि वे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में और दुनिया के प्रति अपनी समझ बनाने में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, लेव वाइगोस्की प्रपोज्ड दैट। लेव वाइगोस्की
ने प्रस्तावित किया था। क्या किया था प्रस्तावित? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, इसे तो जीन पियाजे ने बताया है। ये गलत हो गया। बच्चों में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। हाँ, लेवाइगोस्की ने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में बताया था, जिसमें जिसमें स्कैफोल्डिंग और MKO मोर नॉलेजेबल अदर आता है। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे अनियमित पैदा होते हैं और समाज को उन्हें सामाजिक व्यवहार सिखाने की ज़रूरत है। ये गलत है। बच्चों की सोच वयस्क से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। Children have a lot of potential which includes takes they can do with the others support। लेवाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चे में बहुत अधिक क्षमता होती है जिसमें वे कार्य शामिल है जिन्हें वे दूसरों के समर्थन से कर सकते हैं। यह अवधारणा वाइगोस्की के जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मुख्य केंद्र है। यह विद्यार्थी द्वारा बिना किसी सहायता के किए जा सकने वाले कार्यों और किसी अधिक जानकार अन्य मोर नॉलेजेबल अदर के मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्यों के बीच के अंतर को दर्शाता है। ठीक है, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। अभिकथन ए, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। ये तो सरासर गलत है। आकलन का उद्देश्य छात्रों को लेबल करना या उनकी तुलना करना नहीं है, बल्कि उसकी सीखने की ज़रूरतों को समझना है। इसका कारण देखते हैं। बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। ये भी गलत है। बुद्धिमत्ता केवल जन्मजात नहीं होते, उन्हें पोषित और पर्यावरण के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड आर फॉल्स। A teacher who consciously takes examples of scientists of all genders in her middle school classroom is trying to। एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वे जेंडर पहचान को सक्षम करे, नहीं। जेंडर स्थिरता का निर्माण करे, नहीं। जेंडर रूढ़ियों को तोड़े, सही बात है। जेंडर भेदभाव को मजबूत करे, गलत। एक शिक्षिका अपने क्लास में जब सभी जेंडरों को एक समान मानती है कि लड़के भी वैज्ञानिक हो सकते हैं, लड़कियां भी वैज्ञानिक हो सकती है, तो ऐसे धारणा से जो पहले से चले आ रहे स्टेरियोटाइप्स को तोड़ा जाता है। ठीक है। अभिकथन ए, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती है। ठीक है, लेकिन लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं, गलत है। स्टेरियोटाइप को दिखा रहा है भाई। यह लैंगिक रूढ़िवादिता स्टेरियोटाइप्स पर आधारित है। बुद्धि और ईमानदारी जैसे व्यक्तित्व के लक्षण व्यक्तिगत होते हैं और जेंडर द्वारा निर्धारित नहीं होते। कारण, इसका कारण देखते हैं। तो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों के शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तित्व और स्वभाव में सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। यह भी गलत है। संज्ञानात्मक और व्यक्तित्व के अंतर दो अलग अलग जैविक मस्तिष्कों के बजाय सामाजिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक कारकों से आकार लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी सीन एज। विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस रूप में देखा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, कुछ बच्चों में विकासात्मक कमियां, गलत है। विविधता का सामान्य चित्रण, सही है। इसके अलग अलग बुद्धि लब्धि स्तरों का असमान मापदंड, गलत है। कुछ बच्चों में संज्ञानात्मक असामान्यता, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रत्येक छात्र अलग तरीके से सीखता है। कुछ लोग देखकर बेहतर सीखते हैं, कुछ सुनकर और अन्य करके सीखते हैं। इन विविध प्राथमिकताओं को विविधता के एक समान चित्रण के रूप में स्वीकार करना शिक्षकों को हर किसी की सहायता करने के लिए समावेशी शिक्षण विधियों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। A kind of the assessment in which a student's scores are compared with the average performance of other students is called। वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से तुलना करने के लिए किया जाता है, खाली जगह कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्फ रेफरेंस्ड, गलत है। फॉर्मेट रेफरेंस्ड, गलत है। क्राइटेरिया रेफरेंस्ड, ये भी गलत है। क्या कहलाता है? नॉर्म रेफरेंस्ड। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या आकलन की वह पद्धति है जिसमें किसी छात्र के अंकों या प्रदर्शन की तुलना किसी निश्चित मानक से ना करके उसी की कक्षा या समूह के अन्य छात्रों के औसत प्रदर्शन से की जाती है। ठीक है। यहाँ इसका रिजल्ट इस बात पर तय नहीं होता है कि आपने कितना अच्छा किया, बल्कि इस बात पर तय होता है कि आपने दूसरों के मुकाबले में कैसा किया। इसमें एक स्टूडेंट की तुलना बाकी स्टूडेंट से की जाती है एक तय नॉर्म नियम के तहत परीक्षा पास करना या मेरिट लिस्ट में जगह बनाना। दूसरे शब्दों में इस परीक्षा में कोई निश्चित पासिंग मार्क्स नहीं होते। हर साल परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर कट ऑफ बदलती रहती है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या आकलन की वह पद्धति है जिसमें किसी छात्र को अंक या प्रदर्शन की तुलना दूसरे छात्र से ना करके पहले से तय एक निश्चित मानक या लक्ष्य से की जाती है। यहाँ आपका रिजल्ट इस बात पर तय नहीं होता कि दूसरों ने कैसा किया, बल्कि इस बात पर तय होता है कि आपने तय किए गए नियम और पासिंग मार्क्स को पार किया है या नहीं। इसमें एक स्टूडेंट की तुलना सिर्फ टेस्ट के नियमों से होती है, एक तय क्राइटेरिया के तहत परीक्षा को केवल क्वालिफाई करना। दूसरे शब्दों में इस परीक्षा में पासिंग मार्क्स जैसे 33%, 40%, 7% या 90 नंबर पहले से ही फिक्स होते हैं। दूसरों के अच्छे या खराब प्रदर्शन से आपके रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए सीटेट और बोर्ड परीक्षाएं, जहां क्वालिफाई करने के लिए आपको केवल एक निश्चित पासिंग स्कोर पास करना होता है। ठीक है। Which of the following statements about classroom assessment are correct? कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं। आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए, सही है। आकलन को अपने आप से सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए, सही है। आकलन को छात्रों को सीखने के लिए डर और तनाव पैदा करना चाहिए, गलत है। आकलन मानकीकृत और मानक संदर्भित होना चाहिए, यह भी गलत है। तो सही हो जाएगा 1 and 2। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
कक्षा आकलन शिक्षण और अधिगम दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसे छात्रों की समझ का मूल्यांकन करने, फीडबैक देने और शिक्षण पद्धतियों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया गया है। प्रभावी आकलन अवधारणाओं की गहरी समझ को बढ़ावा देते हैं, संज्ञानात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करते हैं और शिक्षार्थियों के समग्र विकास का समर्थन करते हैं। ठीक है। आकलन को छात्रों की अध्ययन प्रक्रिया के दौरान उन्हें गंभीर रूप से सोचने और अपने ज्ञान को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करके उनकी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। यह सीखने को अधिक सार्थक बनाता है और छात्रों को एक व्यवस्थित तरीके से अवधारणाओं को जोड़ने में मदद करता है। ठीक है। आकलन को अपने आप से सीखने के अनुभव के रूप में कार्य करना चाहिए। जब इसे प्रभावी ढंग से तैयार किया जाता है तो ये छात्र को आकलन प्रक्रिया के दौरान आत्मचिंतन, विश्लेषण करने और अपने सीखे हुए ज्ञान को समेकित करने के अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है। इसलिए कक्षा आकलन को एक तनावपूर्ण परीक्षा उपकरण के बजाय एक निरंतर रचनात्मक प्रक्रिया होना चाहिए जो शिक्षार्थियों को सशक्त बनाए। ठीक है। Which of the following questions would promote higher order critical and analytical thinking skills among the students? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? अखबारों के लेख पढ़ें और नए शब्दों की सूची बनाएं। नहीं, इससे तो नहीं होगा। अखबारों का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें। यह भी गलत है। एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। हाँ, ये सही है। एक विशिष्ट अखबार के लेख में उल्लेखित संज्ञाओं को पहचाने। यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छात्रों के बीच गहन अधिगम और बौद्धिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? यह कौशल छात्रों को जानकारी का विश्लेषण, मूल्यांकन और संश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित करके केवल रटने की बुनियादी समझ से कहीं आगे ले जाते हैं। इस तरह के चिंतन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां छात्रों को जटिल समस्याओं से निपटने, सूचित निर्णय लेने और स्वतंत्र दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम बनाती है। इन कौशलों को बढ़ावा देने के लिए कार्यों में सरल पहचान के बजाय तुलनात्मक विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करना छात्रों को पूर्वाग्रहों का पता लगाने, विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना करने और स्रोतों की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी का मूल्यांकन करने की चुनौती देता है। ठीक है। इसके विपरीत नए शब्दों की सूची बनाना, शीर्षक चुनना या संज्ञाओं की पहचान करना जैसी गतिविधियां केवल निचले स्तर के स्मरण और बुनियादी समझ की मांग करती है। इसलिए मल्टी पर्सपेक्टिव एनालिसिस ही उच्च स्तरीय बुद्धि विकसित करने की कुंजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe.